तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। महफिल का मजा हम तरीका से ले कहीं यहाँ मर्जी महादेव के चली। इतनी सारी फिल्मों के बाद ओटीटी में कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा का एक ऐसा आदमी जो आज सबसे महंगा हो चुका है। फिर लोग कहते नहीं पंकज त्रिपाठी महंगे हैं, फिर कोई कहता नहीं रवि किशन से महंगा तो इस वक्त कोई नहीं। रवि किशन सबसे महंगा है ओटीटी। हमारी बहुत विराट यात्रा है। एक आदमी ने अपनी ही इंडस्ट्री बना दी, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसका नाम रवि किशन महादेव। अपने आप ही को सुपरस्टार स्वयंभू है। बहुत लोगों को सिनेमा पे भी ध्यान देना चाहिए। सबको IAS IPS तो बन, इतनी सरकारी नौकरी है नहीं, 140 करोड़ की आवाज, तो सभी लोग झोंकेंगे सब IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, तो पॉसिबल नहीं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे मुस्कान सिर्फ आपको देख के आती है। उसे कहा जाता है बहुत गंभीर आदमी है, उनको हंसते हुए कोई नहीं देखता। पर जब आप मंच पे होते हैं और जब आपको कुछ बोलते हैं, जैसे वो सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे। ऐसा क्या, इसी क्या केमिस्ट्री है सीएम के साथ? मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हमको देख के आनंद में रहते हैं। हमको लगता आए हैं सबको आनंद दें, सब खुश रहें। लोग बहुत दुख है सबके जीवन में, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ दुख चल ही रहा है। बहुत लोग हमको कह रहा था इस बार कि अगर रवि किशन जी चाह देंगे तो इस बार मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ किसी को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। मैं इतना सीख गया सेकंड, चुप रहो, भाजपा सब देख रहे हैं, हम सब बच्चे हैं। अभी तो टिकट मिल गया, जीते। इनकी लीडरशिप में हम लोग ने 370 धारा को भी देख लिया, गायब होते मंदिर भी देख लिया, और पूरे भारत को विराट और बहुत सुंदर समय है। बस एक रहें सब लोग, हिंदू बटे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी की ऐसी तैयारी हो रही है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित प्रकाश और नीति पथ में आज हमारे खास मेहमान 750 से ज्यादा फिल्में, सिर्फ भोजपुरी नहीं, सिर्फ हिंदी नहीं, जिन भाषाओं में आप सोच सकते हैं, लापता लेडीज ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। और आज वो खास मेहमान हमारे बीच गोरखपुर से सेकंड टर्म सांसद रवि किशन शुक्ला। हमारे साथ बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब तक के बहुत सारे पॉडकास्ट में शायद वो बात नहीं हो पाई, क्योंकि पॉडकास्ट में एक फ्लो होता है, एक अलग तरह का मूड जिस पे बात होती जाती है। हमने सोचा कुछ और भी बातें करें जो अब तक रह गई हैं। बहुत स्वागत। अमित बाबू की जय हो। नीति पथ में, इस पथ पर जो आप अकेले निकले हैं, बड़े बड़े चैनलों की नौकरी छोड़कर, महादेव आपको इसमें और आगे बढ़ाएंगे और आपको दर्शक और प्यार देंगे, ताकि आपने एक जो सपना देखा है इस नीति पथ के साथ, अपनी एक आइडेंटिटी का और अनगिनत अपने साथियों को रोजगार देने का, उसमें आपको महादेव आपको बहुत आगे बढ़ाएं। आपकी पहली लाइन में ही महादेव आते हैं कहीं भी। मैंने आपको स्टेज पे भी देखा, बातचीत में भी देखा, महादेव अंदर है एकदम। जब मेरा कोई नहीं था तब शिव मुझे मिले, और शिव मुझे मनाली में मिले एक शूटिंग में। वो मनोज बाजपेयी, हम एक फिल्म कर रहे थे 1971। तो एक होता ना कि बहुत, मैं एक पुजारी का लड़का, तो सारे भगवानों से भेंट हो चुकी थी बचपन में, लेकिन वो भगवान मुझे बताए गए थे और वो भगवानों को मैं सम्मान देते हुए प्रेम करता था। शिव मुझे वहाँ दिखे और उनका आकार, उनका स्वरूप आपको दिखे वहाँ? हाँ, मतलब उनका स्वरूप। तो वो होता है जब वो बोलते हैं ना, भगवान आपको चुनते हैं, आप भगवान को नहीं चुनते। तो उन्होंने मुझे चुना। वो आते हैं, वो सर पे बैठे रहते हैं, शरीर में रहते हैं, मेरे डांस में रहते हैं, मेरी आवाज़ में रहते हैं, मेरे सोच में रहते हैं। तो वही निकलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जीवित हूँ, या सांस ले रहा हूँ, या मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, या आपको देख पा रहा हूँ, मैं शब्द सोच रहा हूँ, प्रिंट हो रहा है ब्रेन में और मेरी जुबान पर आ रहा है टाइप होके, और वो ध्वनि निकल रही है। वो सब कुछ उसी की बदौलत। मामला लीगल है और उस यात्रा में अब लापता लेडीज, ऑस्कर, भोजपुरी का कोई स्टार, भारत का कोई सांसद जिसकी फिल्म ऑस्कर्स में, मतलब ये सुन के, क्योंकि मैं पूर्वांचल से हूं, मेरे लिए गर्व का विषय। बट ये अंदर क्या चलता है जब ये सोचते हैं तो? ये सपना था मेरे लिए, मैं कभी सोचा नहीं था ऑस्कर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी कहूँगी नहीं मैंने सोचा था, ऐसी सब झूठ बात नहीं कर सकता। मैंने नेशनल अवार्ड तक सोचा था, जब किरण राव जी ने फिल्म बनाई
और आमिर खान इन्होंने प्रोड्यूस की। जब मैं शूटिंग किया, फिल्म को देखा, आमिर खान ये फिल्म करना चाहते थे और ये रोल मेरा वाला करना चाहते थे। खैर किरण राव जी को लगा कि रवि किशन, और फिल्म ने बहुत उछाल ली। छोटी 5 करोड़ की फिल्म ने पूरे विश्व को हिला दिया कि एक ऐसी कहानी, गवई कहानी, गांव की कहानी, भारत की कहानी और वुमेन एम्पावरमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेटी के सपनों की कहानी की। आओ सपनों की तरफ लौटते हैं। हर बेटी का एक सपना होता है, उस शादी के साथ वो ख़त्म हो जाता है। अक्सर पढ़ती है तब वो भी एक सपने देखती है, बाकी अपनी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे उसकी शादी होती है, उस सपने अक्सर उस सपने की हत्या हो जाती है। तो ये सपनों के तरफ लौटने की कहानी है। और इस फिल्म ने ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री रही, भारत सरकार द्वारा चुनी गई। ये सब कृपा है, सम्मान है। 34 साल इसका इंतज़ार किया। 34 साल 34 साल इस एक जुलाहे की तरह मैं सुई धागा लेके इस विधा को सीखता रहा। और कभी मतलब इस रीजनल, क्योंकि छवि इतनी बड़ी हो गई थी सुपरस्टार की, तो उसमें कलाकार छिप गया था। लेकिन मैं हूँ तो कलाकार, और मैं भी उसको अक्सर महसूस करता था जब परफॉर्म करता था कि क्यों मैं इतना नेचुरली करता हूँ, क्यों कैमरा दिखता नहीं, मुझे क्यों लगता है कि संवाद नहीं है, क्यों मुझे लगता है हर चीज़ बातचीत है, क्यों मुझे लगता है कि ये किरदार को मैंने अपने जीवन में देखा है। उसी को जब भी हमको कोई कहानी मिलती तो हमको लगता है कि आम जिंदगी में आदमी क्या करता। तो ये पुलिस अधिकारी को हम बिहार में मिले थे, वो ऐसे थे, तो वैसे ही हम उनको अपने में संभाल लिए। ऐसे अनगिनत लोगों को मैं अपने शरीर में डाल लेता हूँ जब भी कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिलते हैं, और इंतज़ार करता हूँ कि जब अच्छा किरदार आएगा। तो फिर मैं जब राजनीति में चला गया और कोविड आ गया तो बहुत समय चला गया। फिर मुझे लगा अब शायद मुझे सिनेमा की दुनिया से मैं धीरे धीरे गुम हो जाऊँ। लेकिन ईश्वर की इच्छा और होती है, आप सोचते कुछ और है, उन्होंने आपकी पूरी कहानी लिखी गई है। हर चीज़ लिखी गई है। ये बात मानिए मेरी बात। जूता पहनिए, कड़क रहिए, कसरत करिए, फिट रहिए, गलत चीज़ों का सेवन ना करें, गलत संगत ना करें, और आप जप में रहें, तप में रहें, आप ध्यान में रहें। उसका ध्यान आप पर है, अपने बच्चों पर, पूरे बच्चों पर ध्यान है, वो आपको लेके जाता है। बट वो प्रोवाइडेड यू हैव टू बी रेडी लाइक सोल्जर, यू हैव टू बिहेव लाइक अ सोल्जर, एंड देयर इज डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर। एंड 34 साल लगे, लेकिन मेरे पास 34 साल का मैंने संयम रखा। अब जाके थोड़े से पंख मेरे खुले, बहुत ही थोड़े से खुले। ये ऑस्कर तक जाना बहुत छोटा विंग है। ये अगेन मेरे जो अंदर इतना विराट महादेव ने एक स्वरूप दिया है, उसका अभी 5 या 7%, 10% लोगों ने देखा है। वो मामला लीगल है, लापता लेडीज, या सिंघम, या बिग बॉस में हाय दैया विद रवि भैया, या मेरी अनगिनत तेरे नाम का रूप, या भोजपुरी का रूप, या लक मेरी वो, या रेस गुर्रम मल्लू अर्जुन के साथ जो हिट हुई, बहुत सारी फिल्में, और शाहरुख खान के साथ रही, या श्याम बेनेगल जी की फिल्म, या मणि रत्नम की रावण, या अनुराग कश्यप की दिग्मांशु धुलिया की। तो ये बहुत सारी फिल्मों के बाद अभी भी मेरा 10% निकला है। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे रूप मैं धारण कर सकता हूँ, क्योंकि इतने लोग, मेरे 600-700 लोग अभी तो शरीर में रह रहे हैं, और वो लोग चिल्लाते रहते हैं कि अब हम लोग कब बाहर निकलेंगे। हाँ, बड़ा ये सब भाई, एक आदमी की मेरी यात्रा देखिए ना। मैं बम्बई पैदल नापा हूँ स्ट्रगल में, मैं इतना भ्रमण करता हूँ, मैं रोज़ाना इतने लोगों से मिलता हूँ, ऑब्जर्वेशन बहुत करता हूँ, चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। तो बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, गंभीर आदमी हूँ, क्योंकि एक इमेज मेरी है कि हाँ बड़ा दबंग आवाज़ ऐसी है, या किरदार वैसे करता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही जीवन के थपेड़े खा के यहाँ आया हूँ। जीवन ने मार उठा पटक किया है। पिछले 3 साल में माता पिता, फिर माँ को कैंसर हो गया था, पिता चले गए, 2 भाई चले गए, फिर माँ बच गई। बाकी मैंने इतने सारे दुख सुख सब कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। कोविड में क्षेत्र में रहा, फिर राजनीति को समझा, राजनीति को पढ़ा, ड्रग्स नारकोटिक्स पे बात किया पार्लियामेंट में। बहुत सारे दंश मिले हमको,
चुनाव के दौरान भी हर जगह होता रहता है वो सब। लेकिन आपके सामने आज समक्ष बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, और नीति पथ, जो बड़ा अच्छा नाम लगा, इस नीति पथ में हम कुछ पथ क्या दिखा सकते हैं। हम लोगों की तो कोई कुव्वत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे, युवा जो डिप्रेशन से गुजरते हैं या जो हार जाते हैं या डर जाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे शरीर की सारी हड्डियाँ टूटी हैं शूटिंग में। मैं एक्शन हीरो रहा, मेरे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, कहीं किसी फाइट मास्टर की गलती से, कभी किसी की गलती से। तो मैं हारा नहीं, लड़ता रहा, अभी भी लड़ रहा हूँ। रोज़ एक लड़ाई है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन का मतलब, लाइफ का मतलब एक लड़ाई है, और रोज़ लड़ना है आपको। या तो घर बैठ के लेट जाइए और मृत्यु का इंतज़ार करिए, आराम करिए और सोचिए कि नहीं, अब आई एम डन, ओ आई एम ओके, आई एम रिटायर्ड नाउ, ओके नाउ पार्टी ओवर, देन काउंट योर डेज टू डाई। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अमिताभ बच्चन साहब, सबसे बड़ा एग्जाम्पल विश्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, एक छुट्टी नहीं आज तक ली, एक हॉलीडे नहीं उनके लाइफ, निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। यंग लग रहे हैं, तेज देखिए उनका चेहरे पे, स्पीड देखिए, जहाज की सीढ़ियां दौड़ते हुए जाते हैं मोदी जी। तो ये सब लोग हैं अपने सामने। अमित शाह जी रात भर काम करते हैं, 3-4 बजे तक बैठक करते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के सामने। जब तब अपना देश बन रहा है, तब भारत आज एक अद्भुत भारत बना, एक नया भारत बना। लापता लेडीज में एक कहानी बड़ी सर्कुलेट हुई कि उसमें वो पुलिस दरोगा का किरदार जो है वो आमिर खान को करना था। जी जी, जी। और वो आप तक कैसे पहुंचा, उसकी भी एक कहानी है। मैं चाहता हूँ एक कहानी वो जरूर बताएं। ये हुआ ही कि किरण राव जी ने मुझे फोन किया। मैं पार्लियामेंट, ऐसे ही सेशन चल रहा था, पिछले साल की शायद बात है। मैंने कहा कि मैम आई एम हियर, सो शी सेड आई विल कम। मैं कहीं, आप कहीं भी हो, मैं आऊँगी, जहाँ भी हो। मतलब मैं दिल्ली में हूँ, सेशन चल रहा है, आ गई हैं, कहानी सुनाई और मुझे कहानी अच्छी लगी। तुरंत मैंने तुरंत हाँ बोल दी। इसको होते हैं समय। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बात करता हूँ या मेरी फीस ये होगी, या अवरोध कहीं नहीं लाया। चाहता तो अपने पैसे मांगता, वो डिमांड ज़्यादा करता, चीज़ें अटक जाती, या डेट्स नहीं कहता, या मैं कहता बताता हूँ। तो चीज़ें, डेस्टिनी नॉक की थी डोर, और मैंने समझ गया कि कुछ होने वाला है, कुछ रॉकेट है ये। हाँ, उसको पता था। अब इसको हम अपना शौक, मैं एक अपनी रेसिपी, मेरा एक रेसिपी घर पे बनाता हूँ, वो मैं लेके जाता हूँ। अपने किरदारों में एक रवि किशन छौंक होता है। वो पान जो खाए, वो बैठे, वो तेल जो लगाए, वो कैरेक्टर लिए, वो रवि किशन छौंक। वो उस सिर्फ मेरे पास रवि किशन छौंक, वो रेसिपी है, वो मसाला हमारे पास ही है। वो मेरा स्वयं का बनाया मसाला। वो मेरी हर फिल्म में मैं लेके जाता हूँ सेट पर, हल्का सा डालता हूँ स्टिंज। वो किरदार बिगड़े भी नहीं, डायरेक्टर का भी सेटिस्फैक्शन हो, और हल्के से एकदम ऑर्गेनिक पूरा। नहीं तो पान खाते अक्सर अमित जी आ जाता है, तो उससे बचना था। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बचना था। आप मेरी 750 फिल्म उठाएंगे, आपको सब जगह एक दूसरा इंसान लगेगा। 750 फिल्मों में कहीं मैं अपने आप को रिपीट नहीं करता, कभी नहीं। अगले कैरेक्टर में वो मुझे याद ही नहीं रहता। पहली बात तो मैं एक्टिंग करके, शूटिंग खत्म होती है, पैकअप होता है, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया था। कोशिश, अपनी फिल्म देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि लगता है कि कर लिया, हो गया, मूव ऑन। अब अगला क्या क्रिएट होगा जब आएगा। तो इस तरह से हम चलते हैं। इतनी सारी फिल्मों के बाद ओटीटी में कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा का एक ऐसा आदमी जो आज सबसे महंगा हो चुका है। फिर लोग कहते नहीं पंकज त्रिपाठी महंगे हैं, फिर कोई कहता नहीं रवि किशन से महंगा तो इस वक्त कोई नहीं है। रवि किशन सबसे महंगा है अभी ओटीटी पे। बात महंगे सस्ते की नहीं, पंकज भी छोटे भाई हैं हमारे, मनोज बाजपेयी, सारे अपने सारे सब साथी संगाती हैं, सब अच्छा है। डिपेंड करता है कि किस किरदार के लिए किसकी क्या जरूरत है, किस प्रोडक्शन की। बट आपकी यात्रा उन लोगों से काफी लंबी रही है। हमारी बहुत विराट यात्रा है। एक आदमी ने अपनी ही इंडस्ट्री बना दी, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसका नाम रवि किशन महादेव ने रखा। अपने आप ही को सुपरस्टार बनाया, स्वयंभू हैं हम।
खुद अपने माचिस लगा के खुद को जला दिए, भम, आओ बेटा, ऐसा। ये जब बातें आप कहते हैं और जब आप भोजपुरी सिनेमा की बात होती है तो लोग कहते हैं भोजपुरी सिनेमा में एक ही आदमी ऐसा निकला है जिसने हर भाषा में फिल्म कर ली है। और नेशनल अवार्ड भी लेके आए। भोजपुरी को एक ही नेशनल अवार्ड मिला आज तक, कब हुई गौना हमारा, वो भी महादेव ने हमारे नाम पर रखा, एक ही नेशनल अवार्ड आज तक। हम चाहते थे कि हमारे जूनियर और भी अवार्ड्स लाएं, तेलुगु, तमिल, मलयालम की तरह ये इंडस्ट्री भी बूम करें, मैथिली फिल्म ऑस्कर तक असमीज फिल्म चली गई नेशनल अवार्ड तक, तो भोजपुरी क्यों नहीं? क्यों हम अच्छे डायरेक्टरों को पेमेंट ज़्यादा दें, राइटर पे थोड़ा खर्च करें, हीरो अपनी फीस में से थोड़ा कम करके डायरेक्टर के फीस थोड़ा ज़्यादा हो जाए, राइटर पर ज़्यादा पैसे, उसको पैसे मिलते हैं तब लिखते हैं। तो अच्छे जितनी हिंदी फिल्में आप देख रहे हैं, ज़्यादातर 90% राइटर सब बिहार यूपी से, वो भोजपुरी में क्यों नहीं आते? तो यही कि उनको पैसे, सबको जीविका। बम्बई बहुत सेकेंड लार्जेस्ट बोलते हैं ना, आफ्टर जापान सबसे महंगा शहर है बम्बई, मुंबई जिसको कहते हैं। तो वहाँ रहना खाना बहुत महंगा, बहुत महंगा। हम तो स्ट्रगल कर चुके हैं वहाँ, हमको पता है कि अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे जीना। तो थोड़ा पैसा मिलता है आदमी के घर में, जब पत्नी बच्चे ठीक ठाक रहते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस पहुँच जाती है, कपड़े सब अच्छा पहन लेते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, तो फिर आदमी का मन लगता है काम करने में। पुरुष इसीलिए होता है ना कि मेरे घर में सब, मेरी माँ, मेरे पिता, भाई बहन, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो, फाइनेंशियली वो ठीक रहे, उसको ना लगे कि किस कैसे पति से शादी कर ली, ये पूरा आजीवन स्ट्रगलर है क्या, ये कुछ कमाएगा भी कि नहीं कमाएगा, तो वो बड़ी चिंता का विषय है। बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिस्ट ऑफ OTT, ये यात्रा कैसी रही है? यहाँ तक पहुँचना कैसे रहा है? और जब कहते हैं कि यू हैव बिकम द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिस्ट ऑफ OTT, इस यात्रा के बारे में बताइए। भोजपुरी सिनेमा से, जौनपुर से OTT तक की यात्रा, अब साउथ की फिल्में, OTT, बिग बॉस और सांसद भी, ये सब कुछ पहुंचने की यात्रा। देखिए, सांसद मैं पार्लियामेंट्रियन भी नंबर 1 रहा पिछले टर्म में, केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके जाना, महाराज जी जो जो कहते हैं केंद्र से लाना, तुरंत लेके आता हूँ। केंद्र से बड़ी बड़ी सड़कें हो, या बड़ी एम्स का काम हो, या फर्टिलाइज़र की चिंताएं हो, लोकल चिंताएं हो, या हर चीज़ जितना चिंता, वंदे भारत ट्रेन लेके गए, जितना कुछ मांगे, फ्लाईओवर मांगे, रिंग रोड मांगे, एक 2600 करोड़ 50 लाख का रिंग रोड हमको दिए गडकरी साहब। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पिछले 5 साल में, वो काम में भी कोई ये नहीं उंगली उठा सकते हैं कि नहीं हमारे सांसद या हमारे सुख दुख में नहीं रहे। मैं नहीं, मेरे आदमी, मैं पहुंचता रहता हूँ, फ्लाइट लेके पहुंचता हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट है हर जगह। शूटिंग गोरखपुर में ही करता हूँ ज़्यादातर, कोशिश मेरी यही रहती, किस दिन के लिए बाहर गया तो गया। और गोरखपुर में शूटिंग होने लगी, गोरखपुर के कलाकारों को भी रोजगार मिलने लगा। मुझे पता चला बॉलीवुड भी आ गया है। जी जी जी, वहाँ तेलुगु भी शूटिंग हुई, वहाँ तेलुगु भी वेब शूटिंग होती है। सीरीज भी हुई, सीरियल्स भी आ गए, लोकल लोगों को रोजगार, लोकल रंगमंच बहुत उत्थान पर आ गया, बहुत अभी उछाल है लोकल रंगमंच का। कलाकार वहाँ ट्रेंड हो रहे हैं, वहाँ के कलाकार NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 4 अभी गोरखपुर के बच्चे इस वक्त एडमिशन पाए, जहाँ 40 में से 4 गोरखपुर के बच्चे एक्टिंग के, थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और श्री नारायण पांडे जी का ग्रुप है, मानवेंद्र त्रिपाठी का है, बहुत बढ़िया रंगमंच होता है, बहुत भीड़ आती है रंगकर्मियों की। तो गोरखपुर सब महाराज जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का विश्वास है, संगठन का विश्वास है हम पर, वो हम पे काम करवाते हैं। हम रिजल्ट पार्टी का प्रचार करते हैं, हरियाणा चुनाव रहा, झारखंड चुनाव रहा, या महाराष्ट्र चुनाव रहा, 31 सभाएं की, रिजल्ट हर जगह महादेव की दया से 100% स्ट्राइक रेट है कि सब लोग पाए ही पाए। तो वो भी उसमें, तो उसमें एक है कि 2-3-4 घंटे नींद मिलती है। अब लोग बोलते हैं कैसे करते हो, सोते कम है,
तो करना पड़ता है जीवन में। ये हम 14 साल की उम्र से दौड़ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां थी, मिट्टी के घर से आए थे, पैसे नहीं थे, खेत गिरवी, सब गिरवी, गुर्बत की जिंदगी, गरीबी अपने चरम सीमा पर। एक पुजारी का लड़का क्या होगा उसके पास? अध्यात्म और सच्चाई, ईमानदारी के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। वो लड़ाई हम लड़ते हुए आपके समक्ष बैठे। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की आपकी बड़ी लंबी लड़ाई है और आप ये बात हमेशा कहते रहे हैं। बट जब आप एक तरफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्मों में, आपसे पता नहीं ये लोग कितनी बार ये सवाल पूछ चुके होंगे कि आप तो इतने बड़े स्टार हो गए, भोजपुरी वहीं रह गई, भोजपुरी का फूहड़पन वहीं रह गया, भोजपुरी को आज भी बाहर कर। अच्छा, वो गाने में लोग सार्काज्म के साथ कहते हैं, अच्छा तुम्हारी वही वाली भोजपुरी ना, भोजपुरी गानों का मतलब कभी भी अच्छा नहीं सेंस किया जाता है। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, भोजपुरी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भोजपुरी एक साहित्य भोजपुरी का है, लिटरेचर है। भिखारी ठाकुर हैं, महेंद्र मिश्र जी रहे हैं। भोजपुरी पहले कोर्ट कचहरी में पटना में बोली जाती थी, इसको लिपि नहीं मिली। नेपाल में सेकेंड लैंग्वेज है, मॉरिशस में सेकेंड लैंग्वेज। 25 करोड़ लोग ये भाषा बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब सेंसर के लिए हमने योगी जी को कहा, उन्होंने कहा कि सेंसर ले आएंगे गानों पर। ये जो एल्बम्स आते हैं, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा डैमेज किया। ये एल्बम के गानों को लोग भोजपुरी समझते हैं। ऐसे चलते फिर इतने सब स्टार्स OTT रोज़ मोबाइल पर लाइव आने लगे, और वो लाइव आने से थिएटर के दर्शक अब चले गए, बिकॉज रोज़ अपने स्टार को, पहले के स्टार सब छिप के रहते थे, राजेश खन्ना साहब या अमिताभ बच्चन साहब। अभी भी जाओगे तो अमिताभ बच्चन साहब संडे को खाली थोड़ी देर घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। या शाहरुख खान हो या जितने भी हैं, अक्षय हो, अजय देवगन या ऋतिक रोशन हो, आप उनको ऐसे नहीं पाएंगे। मालूम बड़ा चौराहे पे खड़े हैं, पान की दुकान पे आओ, चाय पी रहे हैं। वो चाय पीते जनता जब देख लेगी कि भाई चौराहे, अरे यह चौराहे पे रोज मिलियाँ हो, तो फिर वो थिएटर में टिकट लेके क्यों जाएगी? अरे वो तो भाई वहीं बैठे थे भाई, चलो वहीं बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं, तो वो नहीं जाती। जनता देखना चाहती है अपना स्टार, उसका अट्रैक्शन है कि भाई उसका चाम की लड़ाई, कि भाई आप वाह नहीं दिखे, पढ़ ली है इसमें, आप पॉडकास्ट में देख लिए, क्या बहुत कम बोलते हैं, चलो सुनते हैं इनको क्या बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक अलग चीज़ है। और मेरे सारे जूनियर कलाकारों को आपके भी माध्यम से कभी मिल लेंगे तो मैं बोलता भी हूँ या बोलूँगा भी कि थोड़ा पर्सनली लाइव नहीं आना चाहिए ज़्यादा, और पर्सनली लाइव नहीं आना चाहिए। लाइव ऐसे बैठ के और ऐसे बात उतना और तो फिर वो लोग बाद में थिएटर में अपना ऑडियंस कट जाता है। ये मेरा मानना नहीं है, पूरे दुनिया के सुपरस्टारों का मानना, कि एक्टर शुड ओनली कम जब उसकी फिल्म के प्रमोशन हो, फिर उसके बाद उसको अपनी जिम में, फैमिली के साथ घर में पड़ा रहना चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ओवर एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए, बहुत संभल के रहना चाहिए। संभल। अगर आपको स्टारडम चाहिए, और क्योंकि आपको स्टारडम मिलने से, मैं शूटिंग करता हूँ तो 300 लोगों को रोजगार मिलता है। मैं अगर शूटिंग पे जाता हूँ, 300 लोग अपने घर में पैसे लेके जाते हैं, टेक्नीशियन, लाइटमैन, ड्राइवर, ये सेट स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, बहुत बड़ा जैसा आपकी टीम है, टीम के पीछे कैमरामैन है, साउंड है, ये है, बहुत लोग का घर चलता है। तो एक स्टार बने रहना, फिट रहना, कितनों को आप रोजगार देते हो। रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, इंडस्ट्री है कि अपने आप में। तो ये कई लोगों को, टैक्स पेयर हैं, बहुत टैक्स मिलता है सरकार को। मैं कई सालों से टैक्स भरता हूँ, सब लोग भरते हैं, हाईएस्ट पेड टैक्स पेयर भी रहे हैं कई कलाकार। तो ये है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। बहुत लोगों को सिनेमा पे भी ध्यान देना चाहिए। सबको IAS IPS तो इतनी सरकारी नौकरी है ही नहीं, 140 करोड़ की आबादी, तो सभी लोग झोंके कि सब IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, वो पॉसिबल नहीं। बिहार यूपी में खूब रहता है। हाँ, तो कुछ लोगन के आए कि चल लिखो, पढ़ो, म्यूजिक दो, संगीत दो, ड्रमर बनो, फ्लूट बजाओ, गिटार बजाओ, गाना गाओ, एक्टिंग करो, अलग अलग विधा है। ये भी, यहाँ से भी घर चलता है। हमने तो चलाया ना घर, अमिताभ बच्चन साहब चला रहे हैं, शाहरुख
चला रहे हैं, सब करण जौहर वगैरह सबने तो यहीं से पैसा कमाया ना। आप भी यहीं से घर अभी कपड़ा टाइट पहन के बैठे हो, यहीं से आएगा चैनल से जो पैसा, तो उसी से सबको तनख्वाह, पूरा टीम बैठा है, पैसा ले जाएगा ये लोग भी। तो बगैर पैसे को भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, तो को का तो प्रेम में आ जाएगा तीसरी बार का भैया हो गेल घर कैसे चली हमार प्रेम में हम बुला ले के आओ अपना भौकाल दिखा के और थोड़ा सा अगड़म बगड़म बोल के आदमी को हिप्नोटाइज करके एक दो बार आप बेवकूफ़ बना सकते। तीसरी बार उसके घर वाले भी बोलेंगे कि खाली हाथ आए, शूटिंग पर गए थे, कुछ लाए नहीं, अनाज नहीं है, राशन नहीं है घर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। तब जीवन की सच्चाई भी तो कुछ और है ना। घर वाले एकदम माँ बाप जो रहते हैं, पत्नी वगैरह झंझोड़ के रख देती है, वहाँ आपकी मित्रता बाहर रखो, घर कैसे चलेगा, वो टाइप है ना कि आपके सपने आपके। मुझे तो 15 साल लोगों ने पैसे नहीं दिए। 15 साल लोगों ने पैसे नहीं दिए? मुझे कन्वेंस देते थे 500 रुपये पेट्रोल का और खाने का। ये कौन सा दौर रहा है? कब से कब का समय रहा है? 1991 से लेके 2003 तक खाली कन्वेंस पे काम हुआ? हाँ, कन्वेंस पे 10,000, 5,000, 25,000 ऐसे जो थमा दिए, जो पा लिए, जो हाथ में आ गए पैसे वही, मतलब शूटिंग में जो मिल गए वही, जो उसने वादा किया था वो नहीं। मतलब फिल्म लाइन में कहावत है कि जो हाथ में मिल गए पैसे वही अपने, जो आने वाला है वो सपना है। जो हाथ में वो अपना है, वो आने वाला है वो सपना है। तो मुझे मिल जाते थे उसको ही लेके मैं समझ जाता था ये आखिरी पेमेंट है। उसके बाद अब तो फिर संबंध भी नहीं बिगाड़ना था, क्योंकि काम का मैं भूखा था मुझे, और सबको पता चल गया था, इंडस्ट्री में फैल गई थी बात कि ये दीवाना है काम का। तो बोले इसको काम ही को दो, पैसा मत दो। क्योंकि मैंने अपनी दीवानगी जाहिर कर दी थी कि मैं भूखा कलाकार हूँ, तो उसका मैं नाजायज फायदा भी, उसका लोगों ने खूब लाभ उठाया। हाँ, एकदम लूट लिया हमको। तो बाद में बोलते नहीं थे उनसे कि भैया इतने में कैसे चली? फिर बोलते थे रोल काट देंगे, पैसा मांगोगे तो जो रोल है पर्दे पे वो काट देंगे। तो आदमी क्या करता? तो जब मेरी आंखों में दीवानगी भूख थी कि रोल के लिए मर रहा है ये पर्दे पे आने के लिए मर रहा है, तो मैं अपनी भूख मैं उसमें कैलकुलेट करता, थोड़ा ऐसा अपनी भूख कम दिखाता कि हाँ भाई ठीक है रोल ओके। और बोलते वाह, वो वाह कर देते तो बोलते थे इसको तो पैसे ही नहीं देंगे। तो ये है ऐसी दुनिया, ऐसे ही आनंद लेती है इसी का नाम दुनिया है। ये भी एक तरह का कास्टिंग काउच है क्या? आनंद है, सब जीवन है, ये हर जगह हो रहा है, कहीं ना कहीं इस वक्त हो रहा होगा। फिर कोई रवि किशन होगा जो एकदम उसकी घूम रहा होगा, उसकी भी रगड़ाई हो रही होगी। तो ये निरंतर एक प्रक्रिया है। ये कहीं मनुष्य नाम का प्राणी जहाँ 2 पैर पे चलने वाला होगा, ये प्रक्रिया चल रही होगी पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं, हर विधा में, हर फील्ड में, ना कि सिनेमा में। जहां मनुष्य है वहां ये सारी, समझ रहे हैं कि नहीं आप? अमित बाबू, मनोज तिवारी कहते हैं सबसे बड़ा स्टार कौन, तो कहते रवि किशन। रवि किशन से पूछा जाता है बड़ा स्टार कौन, तो रवि किशन। और महादेव डर के बोलते हैं क्या? सत्य को कौन नकार सकता? देखो, अपने अंदर के भगवान को कहते हैं दबंगई में हमसे निकल जाता है। अपने अंदर के भगवान को नाराज नहीं करना चाहिए। वो आपको टैलेंटेड बनाए तो बताइए कि आप टैलेंटेड हैं। आप हमारी तारीफ को बगल का पड़ोसी काहे करेगा? अपना शंख खुदे लेके खुदे बजाना। कोई ये उम्मीद ना करे कि मोदी जी की कोई तारीफ अपोजिशन किया 10 साल में, भारत को कितना विराट बना दिया, कभी नहीं करेगा। खुदे तारीफ करना पड़ता है। तभी ना हम रेल बिल पे बोले हमके 2-3 घंटा था, इतना काम हमारा सरकार कैले से। अरे मुझे मालूम है वहां से कोई बोलेगा नहीं। देखिए, कोई भी सरकार होती है किसी भी दुनिया में, 30-40% विरोध में रहते हैं। कोई कम्युनिस्ट होते हैं, कुछ अपोजिशन होते हैं, जैसे कोई कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, छोटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, दुखी, हारे, दिल टूटे, बहुत सारे हैं। कुल मिला के 30-40% तो कितनों काम करो तो वो उतना तो आपके विरोध में तैयार खड़े हैं। कुछ उसका कुछ क्यों बचा 60-50 जो भी है, लेकिन ये बैलेंस चलता रहता है, उसी में आपको चलना है।
और हमारे प्रधानमंत्री तो अद्भुत व्यक्तित्व, निस्वार्थ संत हैं, विराट हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हैं, उनको मालूम है उन्होंने क्या सोच लिया है। आपकी सोची पे नहीं चल रहे, उन्होंने 30 साल 50 साल बाद का भारत देखा है, वो भारत जो कि हमारे बच्चे खुश होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी बम बम होगी, विदेश जाना बच्चे छोड़ देंगे। आज ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आने दीजिए 2047 बच्चे विदेश जाना भारत से छोड़ देंगे, माँ बाप से दूर जाना छोड़ देंगे। सबसे बड़ी पीड़ा प्रधानमंत्री जी को वो लगती है जो हमको भी लगती है कि लोग 20-22 घंटे का, जब अमेरिकन एम्बेसी में मैं गया था किसी ऑस्कर के वीज़ा के लिए, अभी जाना है हमको अमेरिका जी, तो गए तो देखे 2-3 हज़ार लोग 4-5 बजे सुबह में खड़ा है। हम पूछे उससे कि ये लोग रोज़ आता है, बोले रोज़ 3,000 लोग 2,000 लोग कनाडा जा रहे हैं, सारे सरदार जी लोग। एक सरदार जी यहाँ बैठे हैं, इनको देख के अच्छा लगा, बाकी तो सरदार जी सब जा रहे हैं कनाडा, अमेरिका। भारतीय लोग डॉलर्स के लिए या यूरोस के लिए या पाउंड्स के लिए, वो सब 47 तक महादेव ने चाहा, सब प्रधानमंत्री जी की ऐसी तैयारी हो रही कि एजुकेशन टू एवरीथिंग टू जॉब अपॉर्चुनिटी का भी एक ही देश है आने वाले समय में, वो है भारत। ये देख लेना, एक ही देश होगा, बाकी सब सारे देश को हम बहुत ट्रैवल किए हैं, 70% सैचुरेशन पे आ चुका है सारा देश, सब बढ़ोतरी की ओर है। एक ही जवान लबलबाता हुआ भारत 65% जवानी लेके चल रहा है, सबसे ज्यादा युवा पूरे विश्व में कहीं है भारत में। ब्रेन पावर, अध्यात्म शक्ति अलग है, भारतीय लोग तो अलग है, समझ रहे हो ना, जहां है पूरे वर्ल्ड में CEO ही बन के बैठा हुआ, अलग कौशल है, तो वो सब अब भारत में रह जाएंगे। तब भारत क्या होगा, जैसे पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसको लूटने मोहम्मद गजनी को इतने बार आना पड़ा, लूट ही नहीं, फिर गया लालची, फिर आया, फिर सिकंदर, सब लोग आ रहे थे, इसी देश की तरफ सब लोगों का जहाज पानी से चल पड़ा था। एक ही देश है, उसको लूटो। सोमनाथ मंदिर पर कितने बार, कितना होगा दौलत, सारे मुगल यहीं आए लूटने के लिए, कहीं और कहीं नहीं गए, बाकी लोग सब दरिद्र थे, अंग्रेज आ गए सबसे बड़े लुटेरे। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे मुस्कान सिर्फ आपको देख के आती है, वैसे कहा जाता है बहुत गंभीर आदमी है, उनको हंसते हुए कोई नहीं दिखता, पर जब आप मंच पे होते हैं और जब आपको कुछ बोलते हैं, जैसे वो शमशान घाट वाला एक वाकया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कुछ बोलिए, ऐसा क्या, ऐसी क्या केमिस्ट्री है सीएम के साथ? आप भी हमको देख के मुस्कुराते रहते हैं, हमको देख के सब मुस्कुराता रहता है, हमको आज तक मालूम है नहीं कहाँ है, महादेव की कृपा है, हमको जो पा लेता मुस्कुरा। हमारी पत्नी बहुत हंसते रहती, अब सदन में भी लोग हंसते हैं, मैं शायद नहीं, हंसना और मुस्कुराना ये तो बड़ा थिन लाइन है। मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हमको देख के आनंद में रहते हैं, हमको लगता आए हैं सबको आनंद दें, सब खुश रहें लोग। बहुत दुख है सबके जीवन में, बहुत इंसान बहुत दुखी, दुख से गुजरता हुआ उसका जीवन ऐसा है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ दुख चल ही रहा है। एक को आदमी हमको नहीं मिला जो बोले मैं पूरा संपूर्ण, वो तो कहीं पहाड़ पे कोई गुफा उफा में अकेले होगा तब वह बोल सकता है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले चला गया। लेकिन हमको तो सब गृहस्थ वाले तो सब कहीं ना कहीं पीड़ा में ही दिखाई दिए, हमको सब बहुत पीड़ित लोग मिलता है। बहुत लोग हमको कह रहा था इस बार कि अगर रवि किशन जी चाह देंगे तो इस बार मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं देख, अब ये नहीं, ऐसी बात चल रही है कि आप उनके साथ खड़े हैं और आप अगर चाह देंगे तो ये हो जाएगा। संगठन देखो बहुत अद्भुत है, इस संगठन को सब मालूम, ये भाजपा है, यहाँ किसी को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। मैं इतना सीख गया सेकंड टर्म में, चुप रहो, भाजपा सब देख रही, सब ऐसा बड़ा एंगल टॉप का लगा हुआ और बड़ा वाला कैमरा, छोटा ने आप तो ये बित्ता भरे के लाए, उनके बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा लेंस है, जूम, आंखें, पलकों के बाल, पलकों के अंदर किसकी फोटो दिख रही है? कभी भाजपा में मुंह मत खो, आप अपनी राय
सब मालूम है कि इनको कहाँ बिठाना है। देवेंद्र फडणवीस जी आ गए ना, जहां जिसको सही जगह है भाजपा, क्योंकि निस्वार्थ पार्टी है, निस्वार्थ सोच है, निस्वार्थ संत इसके लीडर हैं। इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। चुप रहने, उनको सब मालूम, एवरीथिंग दे नो व्हाट दे आर डूइंग, so one must not give opinion। हम सब बच्चे हैं, अभी तो टिकट मिल गया, जीते, दूसरी बार अपने भोजपुरिया समाज जिता दिया, काम वाम के वहीं रहने लगे गोरख, नहीं तो प्रत्याशी को तो पटक के हराती है जनता। बहुत प्रैक्टिकल कर दिया मोदी जी ने सबको। तो ये अद्भुत क्षण है, अद्भुत दौर से भारत गुजर रहा है, अद्भुत लीडर हैं जिनका नाम, हम लोग का सौभाग्य, इनकी लीडरशिप में हम लोग ने 370 धारा को भी देख लिया गायब होते, मंदिर भी देख लिया, और पूरे भारत को विराट और बहुत सुंदर समय है। बस एक रहें सब लोग, एकजुट रहें, हिंदू बटे नहीं, ब्राह्मण पासी यादव मौर्य कुशवाहा ना हो, एक बन के वोट करें, हिंदू बन के वोट करें। भारत को विराट कोई वोट नहीं कर रहा है, उनका ना सोचें, आप लोग आपस में ना बटे। इसीलिए मोदी जी और योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। बटेंगे तो कटेंगे, बड़ा स्टेटमेंट चला ये, बहुत चर्चा हुई इसकी। भाई सब लोग पार्टीशन के बाद से हिंदी अंग्रेजों ने भी जहर किया था, ये बहुत बड़ी साजिश रही। देखो आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने, जिन्होंने संविधान की रचना रची, इनके साथ भी बहुत छल कपट हुआ। उनको भी पता था कि संविधान में 370 की धारा के टाइम पे बाबा साहब आम्बेडकर, सबको पता था, नेहरू जी को पता था कि अगर सब मान जाएंगे, बाबा साहब आम्बेडकर नहीं मानेंगे। तो उनको पता था एक ही आदमी से वो मनवाया जा सकता, वो सरदार वल्लभ पटेल जी से। और उनको फिर तो भी आम्बेडकर साहब को मालूम था ये आने वाला समय ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने उस टाइम पे ही कर दिया था कि इट कैन बी चेंज व्हेनेवर वी वांट, व्हेनेवर संविधान वांट्स कैन बी चेंज। वो साथ में क्लॉज भी रखा था, वी कैन अमेंड, और उसी पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। एंड देन ये 300 धारा, नहीं तो अगर वो अग्री करे, पहली बात तो उसके फेवर में नहीं थे बाबा साहेब, इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े, क्या क्या उनके साथ भी हुआ, संविधान किसी कितनी रचना रची। और आज यही लोग आरक्षण के बारे में ऐसे सब बोलते हैं, दुख लगता है। बट वेल, ऑल कहते हैं ना कि कर भला तो सो हो भला। प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, सोच, निस्वार्थ, जीरो करप्शन। हरियाणा की जीत देखिए, महाराष्ट्र की 50 साल में ऐसी ऐतिहासिक जीत, और ये 20-25 साल तक भाजपा को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हिंदू भी समझ गया, सारे सनातनी समझ गए, सारे राष्ट्र धर्म को मानने वाले भी समझ गए कि मोदी जी और भाजपा का अपना एजेंडा नहीं, अपने बंगले नहीं बनाने आए हैं, अपने बच्चों को सेट करने नहीं आई भाजपा। ये क्लियर हो गया, और इसीलिए आज आपको देख रहे हैं कि आप अद्भुत चल रहे हैं, और आप आए हमारे आवास पर, आपका स्वागत है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली, महफिल का मजा हम तरीका से लेव कहीं यहाँ मर्जी, महादेव के चली नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। इनके साथ अगले एपिसोड में फिर बात होगी, चूंकि अब पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही आए हैं। फिर बहुत सारी बातें, मेरी अगली फिल्म जो सन ऑफ सरदार 2 आ रही है, उसके किस्से में बताऊंगा, कैसे मुझे एक अद्भुत दोस्त अजय देवगन मिले मेरे लाइफ में, और कैसे वो फिल्म मिली। वो ऐसे किस्से जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। महाराज जी के साथ वो प्रेम क्या है, वो किस्से आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कैसे उस संतों की धरती, वो तपोभूमि गोरखनाथ की धरती पे कलाकार जाके गोरखपुर के वासियों ने, मैं गोरखपुर का, मैं मामखोर का हूँ, मेरे बाबा पूर्वज गोरखपुर के हैं, हम लोग गर्ग गौत्री शुक्ला लोग वहीं के, हमारे वंश सारे वर्ल्ड के शुक्ला सब मामखोर और खखाइच खोर, ये 2 जगह है।
तो मेरे परबाबाओं ने फिर मुझे बुलाया, गोरक्षनाथ शिव जी ने बुलाया, वहाँ उस गद्दी की सेवा कर रहा हूँ जनता की। महाराज जी का आशीर्वाद है और बहुत मानते हैं हमको, हम भी उनको बहुत मानते हैं। बहुत सारी बातें होंगी। भारत को प्रेम करें, धरती को प्रेम करें और एक चीज जहन में डालें जो मैं अक्सर कहता हूं कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न। लर्न, अर्न, पहले पढ़िए, कमाइए, फिर लौटाइए, प्रकृति को लौटाइए, समाज को लौटाइए, मानवता को लौटाइए। वही जो मैं कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि पूरे जीवन स्ट्रगल किए, सुपरस्टार बने, अब फिर वापस से जीरो से स्ट्रगल कर रहे हो राजनीति में। अब मैं लौटाने की प्रक्रिया में हूं, ताकि भगवान जब ऊपर जाऊंगा और पूछेंगे क्या किए, तो मैं बताऊंगा नहीं, हम मानवता के लिए भी ये काम किए महादेव। खाली अपना ही बाल बच्चा और गाड़ी घोड़ा बना के, बंगला बना के, खेत खलियान बना के ऊपर नहीं आए, कुछ और भी काम किए। इसलिए मैं राजनीति में हूं। बहुत सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों, व्हाई आई एम इन पॉलिटिक्स टुडे। आपने तो एपिसोड खुद ही खत्म कर दिया। मुझे अब लग रहा था कि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बट तो अब आपने वादा कर दिया कि अगला एपिसोड फिर करेंगे। रवि किशन के लिए महादेव क्या है? बस ये प्रश्न, इसी से एपिसोड सत्य खत्म। हैं, हम असत्य हैं। सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं। हम लोग सब नश्वर हैं, मिट्टी हैं। हम इस वक्त, आप मुझे मिट्टी दिख रहा है, एक मिट्टी बैठा है, हड्डियों का ढांचा ले, मैं एक मिट्टी हूँ। हम लोग क्या है, नाम भी भूल जाते हैं। लोग बोला अरे हम कुछ कम नाम कमाएंगे। एक पुण्यतिथि बड़ा बम बम होती, पहली पुण्यतिथि दूसरी में शांति, तीसरे में और शांति, हल्के में नाम भूल गए। सब बड़े बड़े कलाकारों को लोग भूल गए। एक से एक सब कुछ नहीं रहता, एक ही सत्य रहता, ईश्वर, जिसको मैं शिव कहता हूँ।